नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। विषय हिंदी, कक्षा 8, पाठ्य पुस्तक अरहुल, पाठ नंबर 3, शिक्षा आज की आवश्यकता नामक पाठ की भाषा की बात में मूल शब्द और विलोम शब्द से संबंधित ये वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे। उससे पहले कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो मूल शब्द में पीछे तो लगते हैं, लेकिन मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में भी परिवर्तन लाते हैं। उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वर्कशीट को ध्यान से आप इस वीडियो को एक बार या दो बार देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। प्रश्न नंबर ग है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। मूल शब्द ऐसे शब्द जिनके पहले से एक निश्चित अर्थ हो, उसे मूल शब्द कहते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो पहले आप मूल शब्द के बारे में जान। ऐसे शब्द जिनका पहले से एक निश्चित अर्थ हो, उसे हम मूल शब्द कहते हैं। क्या है? मूल शब्द ऐसे शब्द जिनका पहले से एक निश्चित अर्थ हो, उसे मूल शब्द कहते हैं। इसके बाद प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के प्रकार के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से इसकी परिभाषा आपको मैं बता देता हूँ। प्रत्यय कि ऐसा शब्द, ऐसा वर्ण जो किसी मूल शब्द या किसी धातु के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। क्या करे? उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम मूल शब्द कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कर रहा है कि प्रत्यय की परिभाषा है ऐसा शब्द, ऐसा वर्ण जब किसी मूल शब्द के पीछे लग करके पूरे उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम मूल शब्द, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा फिर से सुन लो। ऐसा शब्द जब मूल शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार मैंने बताया था, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं में लग करके संज्ञा और विशेषण का निर्माण करता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम में लगता है। इस प्रकार से कृत और तद्धित प्रत्यय के दो प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो मूल शब्द के पीछे तो लगते हैं, लेकिन मूल शब्द के पहले वाले वर्ण को बदल देते हैं। उसको आप एक बार ध्यान से समझ जाएंगे, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो आपको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करते समय कहीं कठिनाई नहीं होगी, आसानी से आप अलग कर लोगे। इसके पहले आप लोगों ने क्या करते थे, पीछे के जो प्रत्यय होते थे उनको अलग करके मूल शब्द को लिख देते थे। लेकिन कुछ ऐसे प्रत्यय हैं, लगते तो पीछे हैं, लेकिन मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में भी परिवर्तन कर देते हैं। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए, इन सब प्रत्यय के अतिरिक्त आपने तद्धित प्रत्यय पढ़ा, कृत प्रत्यय पढ़ा, उसके अंतर्गत तीन प्रत्यय और आते हैं। इक है, य है और अ, ये भी प्रत्यय आते हैं। और इन प्रत्ययों का प्रयोग इस प्रकार से होता है, उसको बता रहे हैं हम। कहा, ये तीनों प्रत्यय जब किसी मूल शब्द के साथ लगेंगे तो मूल शब्द का पहले वाला वर्ण में भी परिवर्तन आ जाएगा। कैसे परिवर्तन आएगा? पहले एक नियम देख लें, इसके बाद आपको हम एक एक समझाते हैं। इक प्रत्यय का जब प्रयोग हम करेंगे, किसका? इक प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे, हमको पता है इक प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। लेकिन यदि मूल शब्द में कोई भी पहले वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी है, इक प्रत्यय का जब हम प्रयोग किसी शब्द के साथ करेंगे या किसी मूल शब्द के साथ करेंगे और उस मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में
यदि कोई मात्रा नहीं लगी है तो वहाँ आ की मात्रा लग जाएगी। वहाँ क्या लगेगा? आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे हम कभी कभी मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखते हैं अर्थ प्लस इक। क्या लिखते हैं? अर्थ प्लस इक। आप देख रहे हो अर्थ अ में कोई मात्रा नहीं लगी है, लेकिन जैसे ही इक का प्रयोग करके हम नए शब्द का निर्माण करते हैं तो हाँ आर्थिक हो जाता है। अ के साथ आ जुड़ जाता है और बन जाता है आर्थिक। अगर उस पर कोई मात्रा है, मूल शब्द के पहले यदि कोई मात्रा है, पहले वाले शब्द में अगर ई की मात्रा है तो वहाँ पे अय हो जाएगा, और ऊ की मात्रा है तो वहाँ पे अव हो जाएगा। ई की मात्रा से रिलेटेड आप एक उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ। जैसे होता है विवाह, मूल शब्द क्या है? विवाह, और इसमें हमें इक प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय जोड़ना है। तो जब इक प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो वह मूल शब्द अपना रूप पूरा चेंज करके क्या बन जाएगा? वैवाहिक। ई की जगह पे क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा, क्योंकि ई और अय दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए ई की जगह पर अय का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर इक प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं और मूल शब्द में ऊ का प्रयोग हुआ है तो ऊ के स्थान पे अव हो जाता है। क्या हो जाता है? अव हो जाता है। तो आइए अब हम लोग इनका प्रयोग कैसे हुआ है उसको देखेंगे, इसके बाद मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे। करा इक प्रत्यय जब किसी मूल शब्द में, इक प्रत्यय जब किसी मूल शब्द में जुड़ता है तो मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में यदि कोई मात्रा नहीं लगी हो तो, कह रहा है इक प्रत्यय, इक प्रत्यय जब किसी मूल शब्द में जुड़ता है तो मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में यदि कोई मात्रा नहीं लगी हो तो पहले वाले वर्ण में आ की मात्रा लग जाती है। यदि ई की मात्रा लगी होगी तो ई के स्थान पर अय हो जाता है। यदि ऊ की मात्रा लगी होगी तो ऊ के स्थान पे अव हो जाता है। इस प्रकार से इक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करते समय विशेष ध्यान देने की बात होती है। यदि किसी शब्द में इक प्रत्यय लगा है तो हमें पहले देख लेना चाहिए इक प्रत्यय को अलग करते समय मूल शब्द को भी चेंज करना होगा। जैसे आपका आर्थिक मैंने बताया था, आर्थिक आप अपने तरीके से अगर अलग करेंगे, इक को अलग कर देंगे तो आर्थिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इक प्रत्यय जब अलग होगा तो अर्थ प्लस इक होगा। क्या होगा? अर्थ प्लस इक होगा। इक प्रत्यय जब भी कहीं प्रयोग होगा तो मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में मात्रा के आधार पे आपको चेंज कर देगा। इसके लिए इस नियम को आपको याद रखना है। अगर मूल शब्द में कोई मात्रा नहीं लगी है, इक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ आ हो जाएगा। ई की मात्रा अगर लगी हुई है तो उसके स्थान पे अय हो जाएगा। ऊ की मात्रा लगी है तो उसके स्थान पे अव हो जाएगा। इस नियम को आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के तहत आप सही से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कर पाओगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद आता है यह प्रत्यय। इक के बाद कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग करने पर मूल शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। क्या होता है? मूल शब्द का अंतिम वर्ण आधा कर देता है। मूल शब्द में ये जुटता है तो मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसको आधा कर देता है। जैसे देखिए सहित है, सहित प्लस यह क्या है? प्रत्यय है, और सहित आपका मूल शब्द है। जब ये जुटेगा तो वही नियम ये भी काम करता है। इसमें सहित में देख रहे हैं स में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन यह प्रत्यय जब जुटेगा तो स के साथ आ जाएगा और त को आधा कर देगा और बन जाएगा क्या? साहित्य। क्या बनेगा? साहित्य बन जाएगा। यह प्रत्यय का प्रयोग जब भी होगा तो मूल शब्द में पहले अगर कोई मात्रा है
तो मात्रा के अनुसार अगर ई की मात्रा है तो ऐ हो जाएगा, ओ की मात्रा है तो औ हो जाएगा। यदि कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो वहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, जैसा कि आप लोगों ने इस उदाहरण में देख रहे हैं। साहित्य प्लस यह बराबर हो गया साहित्य। क्या हुआ? साहित्य। अब समस्या इस बात की आती है, इससे अगर साहित्य शब्द आपको दे दिया जाए और कहा जाए मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो मूल शब्द और प्रत्यय को जब अलग करोगे तो बहुत से सारे विद्यार्थी क्या लिखेंगे? ई प्रत्यय। ई प्रत्यय नहीं होगा, प्रत्यय क्या होगा? ओनली यह होगा। और मूल शब्द क्या होगा? सहित होगा। यह प्रत्यय होगा, मूल शब्द सहित होगा। ये मिलाने के बाद इनकी प्रक्रिया बनी हुई है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, अप्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है। अप्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तब अप्रत्यय मूल शब्द के पहले वाले वर्ण के साथ लग जाता है। अभी तक आपने परिभाषाएं पढ़ी कि प्रत्यय सदैव पीछे लगता है, ठीक, लेकिन एक ऐसा प्रत्यय है कि जो पीछे न लग करके मूल शब्द के पहले वाले वर्ण के बाद लगता है। कौन सा प्रत्यय? यह प्रत्यय जो है मूल शब्द के पहले वाले वर्ण के बाद लगता है और ये पीछे नहीं लगता। पहले वाले वर्ण के बाद लग करके पूरे शब्द का अर्थ जो है बदल देता है। कौन सा प्रत्यय? यह प्रत्यय अप्रत्यय। अप्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तब अप्रत्यय मूल शब्द के पहले वाले वर्ण के साथ लग जाता है। जैसे आप एक उदाहरण देख लें, वसुदेव प्लस वसुदेव क्या है? मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। और अप्रत्यय हम लगाते हैं तो बन जाता है वासुदेव। क्या बनता है? वासुदेव। तो ऐसे शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। इसको एक बार दो बार इस वीडियो को देखना, इसके बाद समझ में आ जाएगा। मूल जो आपका ये नियम है आ इ ई उ ऊ ए ऐ और ओ आओ, इनको आप ध्यान से दो बार समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए आपकी जो टेक्स्ट बुक में मूल शब्द और प्रत्यय की अलग करने के लिए पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला है आपका, पहले शब्द है, फिर मूल शब्द है, फिर प्रत्यय। शब्द दिया गया है शिक्षित। क्या है? शिक्षित। इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है शिक्षा प्लस इत। प्रत्यय क्या है? इत प्रत्यय है। क्या है? इत प्रत्यय है। इत प्रत्यय है तो इसका मूल शब्द आपका शिक्षा हो गया। क्या हुआ? शिक्षा हुआ। और जब इत से ये जुटा तो बन गया शिक्षित। नेक्स्ट है विद्यालयों। शब्द क्या है? विद्यालयों। अब मूल शब्द है विद्यालय। मूल शब्द क्या है? विद्यालय प्लस यो क्या है? आपका प्रत्यय हो गया। मूल शब्द भी अलग हो गया और प्रत्यय भी अलग हो गया। अब आइए आप जो इक प्रत्यय अभी पढ़ा उसका भी प्रयोग यहाँ आपको दिखाते हैं। करा है प्राथमिक। प्राथमिक क्या है? आपका शब्द है। प्राथमिक शब्द है। इसमें से हमको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। तो हमारा मूल शब्द हो जाएगा प्रथम। क्या होगा? प्रथम। और प्रत्यय होगा इक। अब दोनों को जब हम मिला देते हैं तो नियम के अनुसार आप ई देख रहे हैं और क देख रहे हैं। ई क्या करेगी? प्र के बाद आ की मात्रा लगा देगी। क्या करेगी? आ की मात्रा लगा देगी और फिर अपना प्रयोग करेगी तो हो जाएगा प्राथमिक। क्या होगा? प्राथमिक। आपको नियम इसलिए मैंने पढ़ा, इक प्रत्यय जब भी कहीं प्रयोग होगा तो पहले वाले वर्ण, पहला वर्ण क्या है? प्र है। प्र के साथ अगर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो वहां पे आ की मात्रा लग जाएगी। यदि ई की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे ऐ हो जाएगा। अगर ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे औ हो जाएगा। जब इक प्रत्यय का प्रयोग होगा, यह प्रत्यय का प्रयोग होगा, अप्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। नहीं तो आपका प्रत्यय क्या होगा? गलत हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं?
जब प्राथमिक शब्द दे दिया जाता है और बोला जाता है कि प्राथमिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो लिख देते हैं प्राथम प्लस एक। प्राथम क्या है? कुछ नहीं, ये तो इसका कोई भाव ही नहीं निकलता। तब इसका क्या होगा? प्रथम प्लस इक होगा। क्या होगा? प्रथम प्लस इक होगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा भी उदाहरण आपके सम्मुख है। आर्थिक क्या दिया गया है? आर्थिक शब्द दिया गया है। मूल शब्द क्या है? अर्थ। मूल शब्द अर्थ है। अर्थ प्लस इक। अर्थ प्लस इक। जब इक प्रत्यय अर्थ के साथ जुटता है, इक प्रत्यय अर्थ के साथ जुटता है, तो अ का क्या हो जाता है? आ हो जाता है। अ का आ हो जाता है, तब बन जाता है आर्थिक। आर्थिक। और जब इसको हम अलग करते हैं तो फिर वही बन जाता अर्थ प्लस इक। नेक्स्ट देखें, जागरूकता। जागरूकता, तो यहाँ पे जागरूक प्लस ता। जागरूक प्लस ता। जागरूक क्या है? मूल शब्द है और ता आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट है 6 नंबर पे स्थापित। स्थापित, यहाँ पे स्थापना। स्थापना आपका मूल शब्द है। क्या है? स्थापना मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत कहाँ पे है? जहाँ पे इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो, और जहाँ पे य प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो, और जहाँ पे अप्रत्यय का प्रयोग हुआ हो, वहीं पर ए प्रत्यय मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में परिवर्तन करते हैं। बाकी सामान्य रूप से ही ये प्रत्यय चलते हैं। इन तीनों को आप ध्यान से आप समझ लो। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द देख लेते हैं। विलोम मीन्स क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। विलोम शब्द के भी प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से इसे 2 प्रकारों में डिवाइड किया गया है, तत्सम विलोम शब्द और तद्भव विलोम शब्द। तत्सम विलोम शब्द किसे कहते हैं? सुन लो। तत्सम माने जो संस्कृत के समान हो उसे तत्सम कहते हैं, और तद्भव जो हिंदी भाषा के समान हो उसे तद्भव कहते हैं। दोनों की परिभाषाएं सुन लें। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे निकलकर हिंदी भाषा में बिना बदले प्रयोग किए जाएं, उसे हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव की परिभाषा है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकल करके हिंदी भाषा में बदल कर प्रयोग किए गए हों, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम जब तत्सम शब्द का विलोम करें तो उसका विलोम तत्सम शब्द ही होना चाहिए, और जब हम तद्भव शब्द का विलोम करें तो उसका विलोम तद्भव शब्द ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तत्सम का विलोम कर रहे हैं, तद्भव शब्द ला करके वहाँ फिट कर दें और कहें कि ये विलोम मेरा हो गया। तो ऐसे विलोम शब्द जो होते हैं गलत हो जाते हैं। तो जैसा शब्द हो उसी प्रकार से उसका विलोम होना चाहिए। तो आइए देख लें, साक्षर का निरीक्षर। साक्षर शब्द का विलोम क्या है? निरक्षर। दूसरा है शिक्षा, अशिक्षा। कमजोर, शक्तिशाली। क्या है? कमजोर, शक्तिशाली। आरक्षित, अनारक्षित। इस प्रकार से आपके ये विलोम शब्द रहे। तो विलोम शब्द तो आपको पहले से आता है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यही है, तत्सम का जब विलोम करें तो उसका विलोम तत्सम ही होना चाहिए। तद्भव का विलोम करें तो उसका विलोम तद्भव ही होना चाहिए। जैसे आप संध्या का विलोम जब करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? सुबह लिखते हैं, और संध्या का सुबह। तो इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे आप तत्सम का विलोम जब कर रहे हैं तो उसका भी विलोम तत्सम ही होना चाहिए, तद्भव नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाए सायं काल, सायं काल सुबह, और कहा जाए संध्या तो प्रातः, संध्या क्या क्या? प्रातः। तो इस प्रकार से तद्भव का विलोम तद्भव और तत्सम का विलोम तत्सम होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें मेन जरूरत की बातें हैं प्रत्यय, और प्रत्ययों में आपको इक, य और अप्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है उसको एक बार ध्यान से 2 बार 3 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो समझ